Good morning all my dear student. Today we will explain about the dilution effect on different factors just like conductance, conductivity, molar conductance, equivalent conductance and क्या degree of dissociation. तो आज हम लोग कंडक्टेंस का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो डाइल्यूशंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किस किस पे, कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, मोलर कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इसको, है ना। और कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे में मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, क्या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ जैसे इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जैसे इसको डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन के बाद इसका कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाइल्यूशन करने के बाद एक्चुअली होता क्या, देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में होगा, ऐसे भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस वो केटायंस भी होगा उसके पास, और एक क्या होगा एनायन भी होगा, केटायन भी होगा और क्या होगा एनायन होगा। मान लो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इनिशियली, है ना। और जैसे इसको डाइल्यूट करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब इंक्रीज करेगा तो केटायंस और एनायन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सुने पहले काफी से, कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा कि केटायंस और एनायन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू क्या, डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ऐसा इसलिए कि जब डाइल्यूट करेंगे तो केटायंस और एनायन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज करेगा, जिसके कारण जो आपका केटायंस और एनायंस है वो फ्रीली क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा, इसलिए उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक बार फिर से तो याद रखना, डाइल्यूशंस मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को, है ना, तो उसका आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां से कंक्लूजन सबको ये निकला कि डाइल्यूशंस के बाद जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, क्या है कंडक्टिविटी। अब एक्चुअली कंडक्टिविटी होना क्या है, देखिए आपका मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कितना है 1 मिलीलीटर, और इसके पास एक केटायंस और एक क्या एनायंस है। मतलब याद रखना 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जितना ज्यादा आपका क्या होगा, केटायंस और एनायंस होगा, जितना मोर नंबर ऑफ आयंस होगा उसका कंडक्टिविटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना में, 1 मिलीलीटर में। कितना में, 1 मिलीलीटर में। अगर इसको हम डाइल्यूट किया जाए, अगर डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ेगा नहीं, आयन तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे इसको वॉल्यूम इंक्रीज करे तो अब मान लो कि वॉल्यूम इसका हो गया 2 मिलीलीटर, लेकिन कंडक्टिविटी डिफाइन किसके लिए, 1 मिलीलीटर के लिए। तो अब बताइए 1 मिलीलीटर में स्टार्टिंग में कितना था, 2 आयंस था। अब 2 मिलीलीटर में कितना है, 2 आयंस। तो 1 मिलीलीटर में कितना है, 2/2 मतलब कितना, 1 आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो याद रखना डाइल्यूशंस के बाद, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को जब डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस। तो ये आज आपका मोलर कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा एम से। और लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू क्या, थाउजेंड्स और डिवाइडेड बाय क्या, एम। एक्चुअली ये क्या है, आपका वॉल्यूम है, ये क्या है, आपका वॉल्यूम है। कप्पा, अच्छा एक बात बताइए, डाइल्यूशन के बाद सबको पता है कि कप्पा क्या होता है, डिक्रीज करता है। अरे कप्पा डिक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपको ऐसे ही पता, जब डाइल्यूशंस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब बताइए कप्पा डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नेट फैक्टर्स क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए था। मतलब मोलर कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वॉल्यूम जिस रेशियो में बढ़ता है, जितना इफेक्टिवली बढ़ता है
उतना उससे काफी कम अमाउंट में ही क्या होता है, कप्पा आपका डिक्रीज करता है। इसलिए आपका इफेक्टिव फैक्टर कौन सा है, वॉल्यूम फैक्टर। इसलिए ओवरऑल जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशंस के बाद क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे समझे हम लोग डाइल्यूशंस के बाद जो आपका मोलर कंडक्टेंस होता है, जो लैम्डा एम होता है, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो निश्चित तौर पे आपका जो लैम्डा इक्विवेलेंट भी है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या, एम। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि आपका जब डाइल्यूशंस करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली होता है क्या, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। मान लीजिए कि इनिशियली क्या है 100 और कुछ देर के बाद 10 मोल क्या होता है, डिसोसिएट करता है। तो अल्फा को डिफाइन करता है कितना मोल्स डिसोसिएट किया और कितना में, तो 100 में। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/10। 1/10 दैट मीन्स इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना आएगा, 1/10 इंटू क्या, 100, कितना परसेंट, 10%। यही होता है कि आपका अल्फा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना मोल्स आपका डिसोसिएट किया, कितना रिएक्टेंट आपका डिसोसिएट किया इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ क्या, डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दो टर्म्स में हम लोग डिफाइन करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपका दो तरीके का होगा। इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वह दो तरह का होगा, एक क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनिए पहले, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 100% ना होके ये क्या होगा, पार्शियली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे ये 100% और ये क्या होगा, 50%। जैसे में अगर हम 100 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो 100 का 100 मोल जब डिसोसिएट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यही अगर 100 मोल अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका 100% मतलब 100 मोल की 100 मोल में आपका डिसोसिएशन नहीं होगा। याद रखना, जब कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और पार्शियली अगर डिसोसिएशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा इक्वल टू 1 होता है या अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 100%। लेकिन इस केस में अल्फा ना तो इक्वल 1 के होगा और नहीं इक्वल क्या हो जाएगा, 100% के इक्वल होगा। बस इसी केस में यहाँ याद रखना, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब एक बात और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डाइल्यूशन करते हैं, है ना, जब डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखिए यहाँ पे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, ऐसे भी डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है, ये आयंस अपने आप क्या होता है, टूटने लगता है। आयंस क्या होता है, टूटने लगता है। तो इस केस में अब देखिए यहाँ पे 100% का 100% जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, 50% डिसोसिएट हो गया। तो उसके पास 50% इलेक्ट्रोलाइट ऐसा अभी भी बचा हुआ है जो टूटा नहीं है। और हम जानते हैं कि जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट है। डिसोसिएशन होने के लिए उसके पास कुछ थोड़ा भी मोल्स आपका बचा नहीं है, इसलिए इस केस में अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस केस में अल्फा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास अवेलेबल उतना इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटने के लिए प्रेजेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट दो केस में लेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये जो अल्फा है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। ऐसे भी आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुएगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई क्या होता है, सी।
अब ऐसे बताइए, जब डाइल्यूट करेंगे इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना क्या होता है, कम होता है। तो डाइल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम, तो कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा ये अल्फा का वैल्यू उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। यही कारण है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डाइल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे अल्फा का वैल्यू उतना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या समझ में आ गया? चलो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कोलोरॉस लॉ। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का जो कंडक्टिंग बिहेवियर्स है वह इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं क्या है आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई कंडक्टिंग बिहेवियर्स को देखने के लिए हम लोग क्या क्या देखते थे, सबसे पहला फैक्टर्स हम लोग देखते थे क्या था, जिसमें जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस उतना ही क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा पॉइंट हम ये देख रहे थे कि नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उसका कंडक्टिंग बिहेवियर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि ये जो आपका नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये कैसे कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका जो आयंस होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब तक हम डाइल्यूशन नहीं किए हैं। अब क्या, हाँ डाइल्यूशन करने के बाद भी आपका नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे डाइल्यूट करेंगे, मतलब हम ये भी कर सकते हैं आफ्टर क्या, डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन आपका नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन इस केस में जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक फैक्टर कांस्टेंट है और दूसरा फैक्टर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। और याद रखना डाइल्यूशन के कारण ये जो कंडक्टेंस बढ़ने का कारण ये है कि जो केटायंस और एनायन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण आयंस इजीली मूव कर पाता है और उसका कंडक्टिंग बिहेवियर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये भी देखा गया है कि मतलब जितना तेजी में इंक्रीज करना चाहिए उतना भी इंक्रीज नहीं करता है। मतलब इसका जो बिहेवियर है वो ग्राफ पे कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसी का हम लोग ग्राफ देखते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसी ग्राफ के बेस पे एक इक्वेशंस भी आया जिसको हम लोग बोलते हैं डिब्बे-हक्कल्स-ऑनसैगर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, डिब्बे-हक्कल्स-ऑनसैगर इक्वेशंस, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई यहां पे लेते हैं लैम्डा एम, वाई एक्सिस पे लेते हैं लैम्डा एम और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट सी। तो इसका जो ग्राफ देखा गया वह इस तरह से था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भी हम लोग इधर से इधर आते हैं तो देखिए यहाँ पे इधर हम आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ये जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जाते जाते कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कट करेगा। और इस पे जो आपका इसका कंडक्टेंस आएगा, वो जो कंडक्टेंस होगा उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मींस अच्छा यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो होने का चांस कहां पे है, जब आपका डाइल्यूशन क्या हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूशन किया जाए। उसी को हम लोग एक टर्म देते हैं क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ सकता है, लैम्डा नॉट एम, है ना, जो इससे आपका ज्यादा नहीं जा सकता है। तो चलिए भाई, तो यहाँ पे याद रखना जहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन जीरो आ गया और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा उसी को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, लैम्डा नॉट किससे, एम। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा नॉट एम। अच्छा कहीं कहीं ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी एम। दोनों में अंतर है, देखो यहाँ पे लैम्डा नॉट एम का मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। लैम्डा इन्फिनिटी एम का मतलब क्या है, जब वॉल्यूम क्या हो, इनफाइनाइट हो। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तो निश्चित तौर पे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप बताइए ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप क्या है, निगेटिव। और ऐसे भी हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस जी, है ना। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आपका क्या होगा, रिलेशन जो होगा
वह y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू mx प्लस सी, और y की जगह पे क्या है आपका लैम्डा m, तो यहां पे रखेंगे चाहे कैप m इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखिए ये c कहते हैं किसको, y इंटरसेप्ट को, और y इंटरसेप्ट को जहां पे कट कर रहा है उसका वैल्यू कितना है, लैम्डा नॉट m, तो इसकी जगह पे रखें लैम्डा नॉट m प्लस, अब देखिए यहां पे x की जगह पे क्या है अंडर रूट सी, लेकिन स्लोप m क्या होता है, x के जो बगल में होता है उसी को बोलते हैं स्लोप, और स्लोप क्या है निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और मान लो कि स्लोप b है और x की जगह पे क्या आ गया रूट सी, क्या हो गया रूट सी। इसको अरेंज कर देते लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट m, अब माइनस क्या होगा b रूट क्या है c, b रूट c। तो क्या ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, अब माइनस क्या होगा b और अंडर रूट क्या है c, जहां पे c क्या है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं डिब्बे या डिब्बाई हगल ऑनसैगर इक्वेशंस। इक्वेशन तो ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या है, किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग जब डाइल्यूशंस करते हैं तो लैम्डा m का वैल्यू बढ़ता तो है ना, क्या होता है बढ़ता है, चेंज तो होता है लेकिन काफी क्या होता है स्मॉल चेंज, मतलब इंक्रीमेंट होगा लेकिन खूब ह्यूज अमाउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। चलिए अब लोग सेकंड केस पढ़ते हैं जो किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिंग बिहेवियर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसी के लिए हम लोग पढ़ते जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कोलोरास लॉ। तो चलिए कंडक्टिंग देखिए, एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आफ्टर डाइल्यूशंस, अगर आफ्टर डाइल्यूशंस की बात किया जाए, आफ्टर डाइल्यूशंस किस किस फैक्टर की बात है, एक नंबर ऑफ आयंस के लिए, तो नंबर ऑफ आयंस, जो नंबर ऑफ आयंस होगा डाइल्यूशंस के बाद वह क्या करता है इंक्रीजेज। हम बताया था ना पहले कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होगा उस केस में आपका जो है 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा भी सिचुएशंस में होगा कंपाउंड्स, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सिचुएशंस में होगा जैसे 50% अगर डिसोसिएट हो गया तो 50% निश्चित तौर पे क्या होगा बचा होगा। और जब डाइल्यूशंस करेंगे तो डाइल्यूशंस करने के बाद क्या होता है, जो 50% बचा हुआ है जो डिसोसिएट नहीं हुआ वह धीरे धीरे क्या होगा डिसोसिएशन होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ आयंस क्या होगा इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज भी कर रहा है, और डाइल्यूशंस के बाद ऐसे भी आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है इनकी, तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर्स के कारण भी आपका इंक्रीज कर रहा है कंडक्टेंस, और नंबर ऑफ आयंस के कारण भी कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट्स होगा आफ्टर डाइल्यूशन वो काफी क्या होगा, उसको बोल सकते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या होगा कंडक्टिंग बिहेवियर क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में जो आपका ग्राफ होता है वो ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ये क्या होगा लैम्डा m, और यहां पे भी क्या था आपका अंडर रूट सी। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिल रहा था, यहाँ पे ये नहीं मिलकर के कैसा मिलेगा हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा हाइपरबोलिक। इसका मतलब ये है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में जो मोलर कंडक्टिविटी का जो इंक्रीमेंट है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में क्या होता है ज्यादा होता है। तो याद रखना इस केस में जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पिछले वाले मेथड से हम लोग लैम्डा m का वैल्यू चाहे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग एक अप्लाई करते हैं क्या कोलोरास लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलोरास लॉ। और AuSCH
कोलोरास लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोलोरास लॉ का कहना क्या है, ये कोलोरास लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि टोटल मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये कहना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब ऐसे बोल सकते एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ molar conductivity of cation and क्या anion, cation and anion। हम ये भी बोल सकते हैं the total molar conductivity of electrolytes is the, है ना, molar conductivity of all ions। all ions में कौन कौन सा आएगा, कीटाइंस भी आएगा और क्या आएगा, एनायंस भी आएगा। जैसे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोलाइट XBY, तो XBY के लिए अगर आपको लिखना हुआ लैम्डा, ऐसे लिखते हैं, इसको तरीका क्या है, देखिए लैम्डा इन्फिनिटी से भी और लैम्डा नॉट से भी, हम आपको बताया था दोनों में डिफरेंस क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी और लैम्डा नॉट में क्या दोनों में डिफरेंस है। लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इस केस में आपका वॉल्यूम को क्या किया गया, इनफाइनाइट किया गया है, और नॉट है इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है, 0 है। तो चलिए किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा नॉट AXBY, लैम्डा नॉट M ऑफ AXBY। तो अब बताओ, इसमें पहला पार्ट कीटायन है, बाद वाला क्या है, एनायंस है, और A का वैलेंसी Y, B का वैलेंसी X, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा नॉट M ऑफ क्या, A पे क्या हो जाएगा, Y प्लस, और कितना नंबर ऑफ आयंस है इसका, X, बीच में क्या होगा प्लस। अब बताइए B कितना है, Y, अब B पे जो आयंस आएगा कितना आएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, X, और यहाँ पे क्या होगा, B पे पाओ क्या, X माइनस। यहाँ से हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा नॉट M ऑफ क्या हो जाएगा, BX माइनस। जिसमें एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी से लैम्डा नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M ऑफ क्या, Na प्लस लैम्डा नॉट M ऑफ क्या, Cl माइनस। सेकेंड एग्जांपल्स, द नॉट M ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इनटू द नॉट। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, और 1 पे प्लस, बीच में क्या प्लस, SO4 कितना है 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा नॉट SO4 पे क्या होगा 2 माइनस। एक और थर्ड एग्जांपल्स, नॉट M ऑफ CH3 COONA इज इक्वल टू, कैसे टूटेगा, द नॉट M ऑफ CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट, यहाँ पे क्या होगा M ऑफ क्या, Na प्लस। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास ये आपका लास्ट क्लास होगा। उसके बाद में हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। थैंक यू।